अद्विक क्लासेज मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यूपी टेट के अध्ययन की इस नए क्रम में आज हम हिंदी के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेने वाले हैं। एक तो रहेगा कारक वाला चैप्टर और एक रहेगा समास वाला। तो कारक से ऐसे समझ लीजिए हर एक चैप्टर में दो क्वेश्चन हर एक बार यूपी टेट में कभी भी पेपर हुआ हो एक से दो क्वेश्चन हर ही बार आया, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन छूटा नहीं है। बाकी समास से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अब आपके आखिरी 15 दिन बचे हुए हैं। तो इन दिनों में मैंने आपके लिए कितना सॉलिड ठोस प्लान बनाया हुआ है कि अगर आप इन 15 दिन की क्लासेस को कर लेते हैं तो आपका यूपी टेट कन्फर्म निकल ही जाएगा। क्योंकि अब हम 15 घंटे आपकी तैयारी करने वाले हैं और उस 15 घंटे की तैयारी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वीडियोज़ के माध्यम से। तो आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं यूपी टेट के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए दिन रात मेहनत चल रही है। किसी भी तरीके से आपका यूपी टेट का एग्जाम निकल जाए बहुत अच्छा है। बाकी हमारी टीचिंग स्टाइल बहुत से लोगों को पसंद आई, क्योंकि हम यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं करते, जितनी बात करते हैं सिर्फ कंटेंट की करते हैं। आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बस इस बात पे मेरा जोर है। तो उन सभी लोगों का धन्यवाद जो प्रशंसा करते हैं, और अगर आप प्रशंसा करते हैं तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। तो आज हम इस कारक की बात करते हैं। तो कारक से हर एक बार चैप्टर पूछे ही गए हैं। और हाँ, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बता दूं कि मैं टेट के ऑलरेडी 11 एग्जाम्स निकाल चुका हूं, जहां पे हमारा बेस्ट स्कोर 127 नंबर का है। देख सकते हो यूपी टेट में 116 हैं, सी टेट में 120 हैं प्राइमरी में, जबकि रीट में 127 नंबर हैं। इसी तरीके से ये सारे आपके स्कोर कार्ड पड़े हुए हैं। 11 एग्जाम हम क्वालिफाई कर चुके, तो उसके बेस पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी पढ़ाना शुरू कर दिए। तो आप पूरी तरीके से रिलायबिलिटी को लेकर भरोसा कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज हम कारक को सबसे पहले लेते हैं। तो कारक को देखो, याद करो, ये जो आपके कारक है 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इनको याद करो। ऐसे किया जाएगा, इनको याद कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे और नानी ने भी होता न नी न अधिकरण में पे पर समुदन हे वो अरे। इस तरीके से याद करो। मतलब ये आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण में पे पर समुदन हे वो अरे, ऐसा कुछ है। तो यहीं से क्वेश्चन आता है, जैसे आया राम ने आम खाया, तो इसमें कारक पूछा जाएगा। तो इसमें न आ रहा, तो न कर्ता के साथ आता, तो इसमें कर्ता कारक हो जाएगा। क्या? कर्ता कारक। और जैसे कर्म है कर्म, तो इसमें आ जाएगा राधा को खाना दो, ऐसे कर दो। ठीक है, राधा को खाना दो, तो यहाँ पे को आ रहा, तो को यहाँ पे आ जाएगा। करण में क्या? से आएगा, लेकिन के द्वारा। जैसे कलम से लिखो, किससे? कलम से लिखो, तो इसमें देखो से आ रहा, तो यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते कलम के द्वारा लिखो, तो ये से वाला है, क्योंकि एक से अलग है। यहाँ पे भी ये अपादान में ये अलग होता है। से दो होते हैं, एक तो आपका करण होगा, एक अपादान होगा। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मुझे ऐसी उम्मीद होती है सब लोगों को समझ में आ जाता है। जिन्हें कहीं से भी समझ नहीं आता उन्हें यहाँ पे समझ में आता है, क्योंकि धीरे धीरे एक चीज़ को कई बार रिपीट करके पढ़ाते हैं और सीधा आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको वहाँ पेपर में जाके सही करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ो तो अच्छी बात है, वहाँ पे जब तक सही नहीं करोगे तब तक आपका कोई मतलब नहीं है उसका। संप्रदान के लिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे दान वगैरह होता है। तो जैसे राजा ने कंबल बांटे या कंबल लिए और उसके लिए साइकिल लाओ, तो यहाँ संप्रदान हो जाएगा। अपादान से अलग होना होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, यही सबसे ज़्यादा फेमस होता है, पेड़ से पत्ता गिरा। तो देखो अब यहाँ पे भी से है, यहाँ पे भी से है, लेकिन यहाँ पे से के द्वारा आ रहा, लेकिन यहाँ पे से ऐसे है कि कुछ अलग हुई। देखो अलग हुई, पेड़ से पत्ता अलग हुआ है, नहीं, पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से अलग हो गया। तो अलगाव का बोझ अपादान कारक में होता है। ठीक है, और अपादान में डर वगैरह भी होता है, जैसे सांप आप निकले तो सब इसी के साथ जाएगा। मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा आपको रिवीजन टाइप करा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए। और संबंध, संबंध तो वही होता है, जैसे राजा के घर चलो, या मतलब जैसे राजा ने पानी दिया, यहाँ पे ने आया तो इस तरीके से संबंध हो जाएगा। है काकी के आ जाए, हैं राजा का घर अच्छा है, जैसे मैंने डाल दिया राजा का महल अच्छा है, तो इसमें का आ गया, देखो का है संबंध में। इस तरीके से पहचान लेना। अधिकरण में पेपर, ये में ये वाला होता मैं। जैसे कार में बैठो, तो यहाँ पे कौन सा कारक में आ रहा, तो अधिकरण आ जाएगा। ठीक है,
और जैसे छत पे चढ़ जाओ, छत पे चढ़ जाओ, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ये वाला अधिकरण हो गया। संबोधन हे वे अरे होता है, जैसे हे राम, ठीक है, हे राम, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी वाला चिन्ह भी लग जाता है। अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से ये कारक होते हैं, आप याद कर लेना। किसी भी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे करो। देखो, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संबंध काकी के रारी ने नानी ने, अधिकरण में पेपर्स, और ये इस तरीके से संप्रदान के लिए प्रदान से अलग होना, संबंध काकी के रारी ने, अधिकरण में पेपर, संबोधन है। अरे बस ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, हो जाता है तुरंत। अब हम समास को देखते हैं, ठीक है, जल्दी से समास को देख लेते हैं। समास में क्या है, तो समास का तात्पर्य होता है संक्षेपीकरण, मतलब जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम एक शब्द में बना देंगे तो उसे हम समास कहते हैं। एक चीज याद करो, आप यहाँ पे समझो, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, शब्द मिलेंगे तो समास बनेगा, क्या, समास। और जब शब्द की जगह बड़ मिलेंगे तो वहां पे संधि होती है, क्या, वर्णों के मेल से संधि बनती है, जबकि शब्दों के मेल से समास बनता है। याद कर लो, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। संधि कब बनती है, जब वर्णों का मेल होगा। समास कब बनेगा, जब शब्दों का मेल होगा। तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण, मतलब जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम एक शब्द बना देते हैं तो वहां पे समास कहलाता है, उस शब्द को हम समास कहते हैं। जैसे ये है, जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर। अब हम इतना कहें रसोई के लिए घर, तो उससे अच्छा रसोई घर ना कह दें। हाथ के लिए कड़ी, इतना कहना पड़ेगा, इससे अच्छा हथकड़ी कह दें। जैसे अभी आपका है राजा का पुत्र, तो इसके लिए हम राजपुत्र ना कर दें एक शब्द, बताओ, राजा का पुत्र, इसकी जगह राजपुत्र कर दिया, हो जाएगा। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गई, अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए, जैसे यूपी टेट के ये सीडीपी का हमारे पास कंप्लीट नोट्स है, पूरी पीडीएफ है कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये भी हमारे सारे हैंड रिटन नोट्स हैं सीडीपी के, इस तरीके से। और ये ईबीएस का देख सकते हो, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आपके पास नोट्स नहीं तो ले सकते हो। ओनली 200 रुपीज़ में ये सारे नोट्स अवेलेबल है यहाँ पर, और ये काफ़ी टाइम से अवेलेबल है। यहाँ पे जो नंबर है मैं बता देता हूँ, 80 77 33 59 92 8077335992। तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप QR कोड पर 200 सेंड करेंगे तो ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और इसके साथ साथ सुपर टेट की प्रिपरेशन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है सभी तरीके से। अगर आप लोग सुपर टेट का बैच लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ पे बहुत ही मामूली फीस में आपकी सुपर टेट की सभी 14 विषयों की तैयारी कंप्लीट कराई जाएगी। और तैयारी नहीं कराई जाएगी, आपको याद भी कराया जाएगा। चलो, हम अपने समास के टॉपिक पे वापस लौटते हैं। चलो, समास के भेद देखते हैं। समास देखो 6 तरीके के होते हैं, कितने, 6 तरीके के, 6 होते हैं। तो जैसे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ समास को भेद याद करने की। अब तक दे दो, मतलब ऐसे समझ लो, आपने किसी को रुपए दिए, वो आपको रुपए नहीं दे रहा, तो अब तक दे दो, अब तक तो दे दो, ये कहोगे ना, अब तक दे दो। तो यहाँ से क्या है, आज से निकलता आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, जिससे आपको याद हो जाए। बाद से आएगा आपका बहुब्रीही समास, बहुब्रीही समास। ता से आएगा आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। का से आएगा आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और दा से आएगा द्विगु समास, द्विगु समास। और इस दा से आएगा आपका द्वंद्व समास। तो बस हो गए। इसी तरीके से ये 6 नाम ही याद नहीं होते हैं, तो इस तरीके से कर लो 6 नाम याद। अब तक दे दो, अव्ययी भाव, बहुब्रीही, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास। हो गए 6 नाम याद। अब एक चीज और बता देते हैं हम, अभी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से कई बार। ये जो आपका पहला वाला है अव्ययी भाव, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान। ऐसे समझ लो, पहले वाले में अव्ययी भाव प्रथम पद से प्रधान है, फिर बाकी किसी में भी प्रथम पद प्रधान है ही नहीं। आया समझ में, प्रथम पद प्रधान किसमें, सिर्फ अव्ययी भाव में, बस। अब देखो, द्वंद्व समास होता है और एक होता है बहुब्रीही समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कैसे, दोनों पद प्रधान। और बहुब्रीही में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो वो 3 याद हो गए। अव्ययी भाव में प्रथम, द्वंद्व में दोनों, लग भी रहा होगा द्वंद्व, ऐसे ना बीच में दा और दा, ऐसे कर लो, 2 दा हैं तो दोनों पद प्रधान। और बहुब्रीही में कोई भी पद प्रधान नहीं।
जबकि तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु ये इन तीनों समासों में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान। यही क्वेश्चन आते हैं, देखो हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन यही पूछता है अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है, या फिर निम्नलिखित में से किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, या फिर आपको दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन से समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो आपको बहुब्री लगाना है। जैसे दिया गया होगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व लगाना होगा। और किस में प्रथम पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव। बाकी तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु इन तीनों में उत्तर पद प्रधान। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जैसे भी बता रहे। और हमारा काम इतना नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाते हुए निकल जाए, नहीं, हम आपको याद भी कराते हैं। और इसीलिए हमने जब यूपी टेट का अभी कुछ दिन पहले बैच जो लाए थे, उसमें सिर्फ 100 बच्चों का एडमिशन किया और 2 दिन में कंप्लीट 100 बच्चे हो गए थे। अब उनके हमें एक एक नाम याद है और उनको हम पूरी तरीके से एक एक करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो उनको सबको एक एक करके डाउट करते हैं उनका दूर, जब तक समझ में ना आ जाए। तो आ गया समझ में? इस तरीके से ऐसे पढ़ो कि याद हो जाए, ऐसे मत पढ़ो टाइम पास कर रहे हो। अव्ययी भाव प्रथम पद प्रधान, तत्पुरुष मतलब अव्ययी भाव ढूंढ लिया अब आपने। अब द्वंद्व ढूंढो, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, दोनों। बहुब्री में कोई भी पद प्रधान नहीं, कोई भी प्रधान नहीं, ठीक है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु इनमें दूसरा पद प्रधान, इसमें भी दूसरा, इसमें भी दूसरा। आ गया समझ में? बस अब चलो चलते हैं समास को देखते हैं कैसे कैसे समास में ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो अव्ययी भाव समास होता है पहला, इसमें प्रथम पद प्रधान होता। अब देखो, अगर किसी भी समास में उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो वो अव्ययी भाव समास होता है। उपसर्ग क्या? प्रति आ, इसे इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं ना, उपसर्ग। जैसे उपसर्ग क्या होता है, जैसे वर्ष लिखा, वर्ष, तो अब शब्द के आगे कुछ जुड़ जाए और शब्द में नवीनता ले आए, शब्द का अर्थ बदल दे, वो उपसर्ग होता है। वर्ष लिखा तो मैंने प्रति लिख दिया, तो क्या हो गया, ये प्रतिवर्ष हो गया, मतलब हर वर्ष, ठीक है। जैसे लिखा मरड़, मरड़, तो अब हम इसके आगे आ लगा देंगे तो ये आमरड़ हो गया, ठीक है, तो बदल गया अर्थ, ठीक है। तो इसी तरीके से, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय का चैप्टर जरूर पढ़ लेना, यूपी टेट में जरूर क्वेश्चन आता है उपसर्ग प्रत्यय से भी। पहले तो आपने ये कारक याद कर लेने हैं, फिर समास अभी पढ़ रहे हो, बाकी हम उपसर्ग प्रत्यय, ये संधि और वर्णमाला, ये सब चीजें पढ़ाएंगे आपको इसी बैच में फ्री पूरी तरीके से। और ये सबकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता ही दिया कि ओनली 200 रुपीज में इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैंने इसमें क्या बताया कि अगर शब्द में उपसर्ग लगाओ तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रति, आ, प्रति, स, ठीक है, स उपसर्ग होता। जैसे मैंने काम लिखा यहाँ पे, काम, और स लगा दिया तो ये सकाम हो गया, ये उपसर्ग से बदल गया चिन्ह, वो अर्थ, ठीक है। और इसके अलावा अव्ययी भाव समास किन किन शब्दों में होता है? अगर किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो वहां पे भी अव्ययी भाव होगा। जैसे धड़ाधड़, घर घर, रातों रात, धीरे धीरे, भागम भाग। अगर क्वेश्चन टफ करने की कोशिश करेगा तो ऐसा आ जाएगा, घर घर में समास बताओ, तो अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग तो है नहीं। रातों रात, भागम भाग, धीरे धीरे, धड़ाधड़, चला चल, जैसे यहाँ पे आ जाए चला चल, इसमें क्या अव्ययी भाव समास होगा। और कोई उपसर्ग आ जाए जैसे आ, यथा, प्रति, सा, इस तरीके से ये उपसर्ग होते हैं, तो उनको भी याद कर लेना। तो अव्ययी भाव समास खत्म। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम द्विगु समास देखते हैं। द्विगु समास में जो आपका प्रधान होता है द्वितीय पद, उत्तर पद प्रधान। अब देखो द्विगु, यहाँ पे ऐसे दु, संस्कृत में दु ऐसे लिखते हैं, दु का मतलब होता है दो, ठीक है। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे ये संख्या रिलेट कर रहा है, द्विगु, द्विगु एक तरीके से संख्या से रिलेट हो रहा। तो द्विगु समास उनमें होगा जिनमें संख्याएं होती हैं। जैसे नवग्रह, तो 9 आया, तो इसमें पूर्व पद संख्यावाची, मतलब प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, ठीक है, संख्यावाची होगा तो द्विगु समास लगाने देना, बहुत सरल है ये तो। जैसे नवग्रह मतलब नवग्रह, दोपहर मतलब दोपहर, दोपहर मिलके दोपहर बन जाएगा। त्रिवेणी, 3 बेड़ी, पंचतंत्र, चौराहा, तिरंगा, देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2, 9 आ रहा। तो यही द्विगु समास है, कितना सरल है। जिसमें संख्यावाची कोई पता है, द्विगु समास डाल दो, कोई कठिन नहीं है, बस आप पढ़ते जाओ, हिम्मत से काम लो दोस्तों। ऐसे मत करना कि यूपी टेट नहीं निकलेगा, निकलेगा। मैं तो 8-8, 10-10 दिन पढ़ के गया हूँ, क्योंकि मैं और भी काम करता हूँ, और फिर भी 116 नंबर जो आए हैं ये बिल्कुल ना के बराबर पढ़ाई करी थी, उसमें आए हैं। अगर अच्छे तरीके से कोई पढ़ के जाए, मैंने तो इस बार यूपी टेट डाला नहीं है दोस्तों, ज़्यादा नहीं बोलता, अगर यूपी टेट डालते तो 1 महीने पढ़ने के बाद बड़े आराम से 130 नंबर आ जाते। क्योंकि रीड में जब मैं 127 लाया था तो वही सिलेबस है, 130 इसमें बड़े आराम से आ सकते हैं।
और सीटेट में भी 130 कोई बड़ी बात नहीं, बड़े आराम से आ जाते हैं, बस आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता कि इसी वजह से आप लोग ज़्यादातर असफल होते हो। एंड टाइम पे अपना स्टडी मटेरियल बदल देते हो, उसका थंबनेल देखा उस पर क्लिक करोगे, इसकी पीडीएफ पढ़ोगे, कभी कुछ पढ़ोगे कभी कहीं से पढ़ोगे, चारों तरफ भटकते हो। और इसीलिए भटकते भटकते ये स्थिति हो गई, 5 महीने से 4 महीने से आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी भी आपका कुछ भी क्लियर नहीं। अब मैं बता दूं, अगर 15 दिन का समय आपके पास बचा, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये 15 दिन पता नहीं चलेंगे आपके हाथ से कब निकल जाएंगे। अगर आपको सफल होना, देखो सीधी स्पष्ट शब्दों में मैं कहता हूं, हो सकता है आपको बुरा लग जाए, सफल होना तो एक स्टडी मटेरियल चूज कर लो और उसी को बार बार रिपीट करो। एक कोई किताब चूज कर लो, बार बार रिपीट करो, तब सिलेक्शन होता है, तब सफलता मिलती है। कभी ये कभी वो, कभी उसका थंबनेल, कभी वो लाइव क्लासेज, कभी उसका, ऐसे करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आया समझ में? अगर आपके पास नोट्स बनाए तो उनका रिवीजन करो, नई नोट्स हैं तो मैं भेजने के लिए तैयार हूं, ये ले लो और बार बार इनका रिवीजन करो। एमसीक्यू जरूर लगाना, एमसीक्यू नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, फेल हो जाओगे। एमसीक्यू लगाओ, टेक्स्ट बुक पे टेस्ट दो या प्रैक्टिस सेट लगा के जाना, प्रीवियस ईयर सारे खत्म कर लो। आया समझ में? पढ़ाई करो, 10 से 15 दिन बचे, कुंडी लगा लो, अंदर बंद हो जाओ कमरे में, पूरे दिन पढ़ाई करो। अभी घर परिवार मतलब ऐसे सामाजिक बंधनों से नाता तोड़ दो। कोई भी अगर आपको फंक्शन में कहीं जाना तो अभी छोड़ दो, 15 दिन की बात है, फिर दोबारा चले जाना। आया समझ में? थोड़ी सी मैं थोड़े हार्श वर्ड का यूज कर रहा हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन लगना नहीं चाहिए, क्योंकि 15 दिन की बात है, फिर आप जो मन में आए वो करना। 15 दिन क्या करो, एक प्रैक्टिस पेपर सुबह लगा लो, एक शाम को लगा लो, 150 300 क्वेश्चन तैयार होते हैं 15 दिन में, 4500 क्वेश्चन तैयार होंगे। आया समझ में? और 10 जो प्रीवियस ईयर हो चुके उनसे 1500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से 6000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और 6000 क्वेश्चंस का अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, मेरी गारंटी है 90 नंबर यहीं से आ जाएंगे, क्योंकि मैं निकाल चुका हूं, मुझे पता है कोई इतना टफ पेपर आता नहीं है। बस कोचिंग वाले आपको डराते हैं, भ्रम में रखते हैं कि 6 महीने कोर्स करो। नहीं, अब मैं 15 दिन आपके लिए ऐसा प्लान लेके आऊंगा, उसको पढ़ लिया तो निकल जाएगा, इतना टफ होता ही नहीं है। आया समझ में? नहीं होता। चलो पढ़ते हैं। बाकी पढ़ाई तो करनी है, मेहनत तो करनी है। एक स्टडी मटेरियल कर लो चूज, उसको बार बार रिपीट करो, बस यहीं से आपका सिलेक्शन, यहीं से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। द्विगु समास मैंने समझा दिया, अव्ययी भाव मैंने समझा दिया, इधर आपको कारक बता दिए। याद करना, कर्ता ने क्रम को करण से उदाहरण संविधान के लिए पदान से लगा संबंध का अधिकरण में पर संबोधन एवं अरे। कोई बुक ले लो, वहां से कारक के क्वेश्चन यहाँ से सोल्व करो, 100 क्वेश्चन सोल्व कर लो, कारक पे आपकी पकड़ हो जाएगी, बस खत्म। 100 क्वेश्चन समास कर लेना, 1 घंटे में, 2 घंटे में हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा समास। मैंने समझा दिया। समास का संक्षेपीकरण होता, मतलब जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को हम एक शब्द में बना देंगे समास होगा। शब्दों के मेल से समास बनता है, जबकि वर्डों के मेल से संधि का निर्माण होता है। आगे समझ में? मैं चीजें रिपीट भी करता हूं जिससे आपको याद हो जाए। अव्ययी भाव समास क्या है? इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, मैंने बताया 3 समास ऐसे हैं। अव्ययी भाव में प्रथम पद, अकेला अव्ययी भाव में प्रथम पद होता है, बाकी किसी में प्रथम पद नहीं होता। बहुब्री में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जबकि द्वंद्व में दोनों होते हैं। बाकी ये 3 बचे। द्विगु तत्पुरुष क्रमधार है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद। जैसे रसोई घर, अब मैं बता देता हूँ पद क्या है। जैसे रसोई घर है, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, रसोई घर, तो रसोई प्रथम पद हो गया, घर द्वितीय पद हो गया। अव्ययी भाव में ये वाला प्रधान होगा, जबकि द्विगु और कर्मधारय और तत्पुरुष में ये वाला पद प्रधान होगा, जबकि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे, और बहुब्री में इन दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होगा। आ गया होगा समझ में? अव्ययी भाव समझा दिया, जिसमें उपसर्ग हो उसमें अव्ययी भाव, यहाँ पे या फिर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो, चलाचल, भागम भाग, धीरे धीरे, फिर भी अव्ययी भाव। द्विगु समास किसमें? जो संख्यावाची हो, नवग्रह, जैसे 9, 2, 3, 5, 4 ये आ रहा है, ये द्विगु समास है। आया समझ में? इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आ गए। अब 20, 30, 40, 50, 60 इन सब में द्विगु समास होता है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, फिर 20, 30, 40, 50 मतलब लास्ट वाला पद, तो इनमें सब में द्विगु होगा। लेकिन 11 में द्विगु नहीं होता। 11 में क्या होता है? 11 में द्वंद्व समास होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 10 + 1 से मिलकर बनता है 11। ठीक है, अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये तो अलग अलग है। 10 है अकेला, किसी से मिलकर बना नहीं। 20 भी अकेला। अगर 19 होता तो ये 10 + 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये कोई भी बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है और वो निकल जाते हैं। मैं चाहता हूँ आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए बता रहा हूँ। 1 से 10 तक 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 अगर ऐसी संख्याएं आती हैं तो द्विगु लगाना। और 11, 12, 13, 22, 25, 28, 75, 88, 99 भी हो तो द्वंद्व आएगा। 99 कैसे बनेगा? 90 + 9 से। आए समझ में? 2 संख्या है यहाँ पे। अब हम द्वंद्व को भी देख लेते हैं, अभी द्वंद्व बताया नहीं, अब द्वंद्व देख लेते हैं। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। समास का विग्रह पर बीच में और आता, क्या आता? और, जैसे दोनों पद प्रधान। और हाँ, एक चीज और, एक और ट्रिक है, यहाँ पे योजक चिन्ह भी लगा होता है। छोटी सी ट्रिक है लेकिन ज्यादातर काम कर जाती है। योजक चिन्ह है तो द्वंद्व समास है, ये योजक चिन्ह है। बाकी हम आपको विराम चिन्हों का टॉपिक पढ़ाएंगे तो योजक, अल्प, अर्ध, पूर्ण, प्रश्न, आश्चर्य, विस्मयादि ये सब जो चिन्ह होते हैं वो भी बता देंगे।
राधा कृष्ण, तो इसको तोड़ोगे तो राधा और कृष्ण। नर नारी, नर और नारी। गुड़ दोष, गुड़ और दोष। माता पिता, माता और पिता। पशु पक्षी, पशु और पक्षी। देखो और यहाँ पे और शब्द का लोप है, इसलिए ये समास है। आगे समझ में, द्वंद्व में क्या होगा, योजक चिन्ह लगा होगा, खत्म बात। ट्रिक से पढ़ो, अब डिटेल में पढ़ने का समय कम है इसलिए ट्रिक से। बाकी ये चीज देखो आ गई 31, 30 और 1, तो यहाँ पे द्वंद्व हो जाएगा। अगर 30 होता है तो दुगु होता है, दुगु दुगु ये वाला। 45, 40 और 5 तो द्वंद्व हो गया। 52, 50 और 2 द्वंद्व हो गया, खत्म बात। यहाँ पे नोट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 80 90 100, तो इन सब में द्विगु समास होगा, ठीक है। और बीच का कोई अंक आ जाए जैसे 11 12 22 29 33 तो द्वंद्व होगा, खत्म। तो 3 समास कंप्लीट, अव्ययी भाव, द्विगु और द्वंद्व। अब कर्मधारय पढ़ते हैं। मैंने अव्ययी भाव क्या बताया, उपसर्ग होगा। द्विगु क्या बताया, संख्यावाची होगा पद। और द्वंद्व का क्या बताया, इसमें योजक चिन्ह होगा। अब कर्मधारय देखते हैं। कर्मधारय में उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष का संबंध होता है। हो सकता है उपमेय उपमान ना जानो आप, विशेषण विशेष ना जानो। जैसे मैं बता देता हूँ, काली साड़ी, ठीक है। तो ये काली विशेषता है, साड़ी की विशेषता कैसी है कि साड़ी काली है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और जिस चीज की विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। अब साड़ी की विशेषता बताई जा रही तो ये विशेष हो गया। आया समझ में, बस इतना ही है। जैसे लिख दिया काली साड़ी तो काली विशेषण हो गया, क्योंकि साड़ी कैसी है, काली, ये विशेषता इसकी तो विशेषण। और साड़ी की विशेषता बता रहा है तो ये विशेष हो गया, खत्म। उपमेय उपमान भी बता देते हैं। जैसे सीता जैसा मुख, सीता जैसा मुख, सीता का मुख मान लेते हैं बहुत सुंदर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये सीता जी हैं, तो सीता उपमान है यहाँ पे, उपमान, और मुख जो है उपमेय है। जैसे यहाँ पे देखो सीता का मुख बहुत अच्छा था, तुलना करी जा रही है, मुख कैसा, सीता जैसा, तो यहाँ पे सीता की ज्यादा बड़ाई हो रही है तो इसलिए उपमान आएगा। मान किन शब्दों के साथ जुड़ेगा, जिसकी बताई जा रही है, जिसमें कुछ विशेषता होती है, मान यहाँ पे आता है और यहाँ पे उपमेय होगा। चलो अभी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम नहीं चाहते आपका बिल्कुल भी समय खराब हो। जैसे चरण कमल, तो यहाँ पे क्या, कमल के समान चरण, ऐसा समझ में, कमल के समान चरण मतलब बहुत नरम नरम कमल है, बहुत ही मुलायम कमल है, तो उन्हें चरण कमल कहा जाएगा। तो यहाँ पे कमल है, कमल, कमल क्या है, उपमान है, उपमान, या इसे विशेषण भी बोल सकते हो। और चरण कमल के जैसे चरण है, इसलिए ये उपमेय और विशेष है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। तो कर्मधारय समान समास में से आएगा, से, ठीक है, से शब्द आता। और या फिर यहाँ पे आएगा है जो, ये दो शब्द आए अगर तो कर्मधारय होगा। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। नीलकमल, नीला है जो कमल, अरा है जो। महाराजा, महान है जो राजा, है जो आ जाए या से आ जाए तो कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष होता है इसमें। अब हम बहुब्रीहि समास देखते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तो वही तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक। सभी भगवानों के नाम के पर्यायवाची याद कर लो और ये सब बहुब्रीहि समास में आ जाएंगे। जैसे गजानन, त्रिनेत्र, लंबोदर, चतुर्भुज, पीताम्बर, नीलकंठ, बस यही ट्रिक है। बहुब्रीहि समास मतलब भगवानों के नाम। गजानन, जैसे ये त्रिनेत्र, मान लो 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्र का अर्थ क्या हुआ, 3 हैं नेत्र जिसके, अर्थात महादेव। तो त्रिनेत्र से कोई मतलब निकल रहा अभी आपका, त्रिनेत्र शब्द का मतलब है 3 नेत्र, लेकिन इसका मत अगर कोई त्रिनेत्र बोलेगा सीधा सीधा दिमाग में आएगा महादेव, इसीलिए तीसरा पद प्रदान हो रहा। देखो मान लो चतुर्भुज, अब ये बताओ चतुर्भुज शब्द है, इसका मतलब ये हुआ 4 भुजाएं हैं जिसकी। तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है नहीं, इसीलिए इसमें कोई पद प्रधान नहीं। लेकिन 4 भुजाएं विष्णु जी की बताई जाती हैं, तो चतुर्भुज किसको, विष्णु जी को कहा जाता है, तृतीय पद प्रधान हो गया। पीताम्बर, नीलकंठ, ये सब भगवानों का नाम याद कर लो, बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। बाकी हम तत्पुरुष समास और लगा देते हैं, जल्दी से समझा देते हैं। तो दूसरा पद तो प्रधान हो ही जाएगा। और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, यही कारक चिन्ह जो अभी आपको ये पढ़ाई, ये ठीक है, इनका लोप हो जाता है इस तरीके से। जैसे माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला, तो ये कर्ता कारक है को, ठीक है। धनहीन, धन से हीन, तो यहाँ पे करण कारक है। कैसे, करण से के द्वारा, मतलब धन से, मतलब धन के द्वारा हीन, धन है ही नहीं उसके पास। आया समझ में। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो संप्रदान कारक। इसी तरीके से यहाँ पे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है। आप बीती, आप पर बीती, अधिकरण कारक, इस तरीके से। तो मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आपको समास वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और नहीं क्लियर हुआ तो अब आप क्या करें, कोई एक हिंदी की बुक ले लीजिए, कोई भी बुक हो। बाकी अगर आप नोट्स लेते हैं तो हम बुक को एक भेजते हैं हिंदी की, जहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, तो कोई बुक ले लो, वहां पे कारक के आप 100 प्रश्न लगा डालो, 100 प्रश्न लगा दो, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे कारक से।
और समाज के भी 100 क्वेश्चन लगा दो, खत्म कर दो एकदम। मतलब मेहनत कर लो, मेहनत में अट जाओ, मेहनत करो। 15 दिन यूपी टेट क्या, यूपीएससी भी निकलता है, निकालने वाले यूपीएससी भी निकालते हैं। और हमें आप में से होता है यूपीएससी के, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसे ऐसा वरदान मिला है यूपीएससी निकालने वाले को कि उसे नींद ही ना आए। मतलब दिन में भी पढ़ सकता है, रात में भी पढ़ सकता है, ऐसा तो है नहीं। उसे नींद भी आएगी, वो जैविक क्रिया भी करेगा, खाना भी खाएगा, सोएगा भी, और मतलब सब काम करेगा, बोर भी होगा, टेंशन भी लेगा, दिमाग भी खराब होगा, फिर भी वो यूपीएससी निकालता है। तो ये सब गुण हमें भी है। तो हम एक यूपी टेट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, 15 दिनों में निकालेंगे। एक सुबह प्रैक्टिस सेट लगा दो, एक शाम को लगा दो, पूरा थ्योरी पढ़ लो। मैं नोट्स दे रहा हूँ, थ्योरी पढ़ लो। आया समझ में? चलो इसी तरीके से आप चैनल पे, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो। बाकी अब हम आपको अगला जो टॉपिक है वो सर्वनाम वाला लेके आएंगे, सर्वनाम पढ़ाएंगे, और क्रिया वगैरह सब ये हमारे पास बना हुआ, वर्णमाला वगैरह सब, ये सब चीज़ें हम आपको पढ़ा देंगे, अच्छा कर देंगे। 15 दिन के लिए आप यहाँ पे टिक जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके एक मोटिवेशनल कमेंट जरूर करना, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा। बाकी किसी को सुपर टेट की तैयारी करनी है तो उसको इस चैनल के बारे में बता सकते हो। अगर आपका यूपी टेट पास है तो एज सुन एज पॉसिबल सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जो वैकेंसी आ रही बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिलने वाला नहीं। और ये हम पहले भी देख चुके, सुपर टेट की वैकेंसी 1.5 से 2 महीने में पेपर हो जाता है, इतनी जल्दी, बहुत सुपर फास्ट स्पीड से होता है। तो आप सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दो। चलिए तब तक हम दूसरे क्लास की तैयारी करते हैं, मिलते हैं दूसरी क्लास में। तब तक के लिए इसमें इतना ही। कोई नोट्स चाहिए हो तो इस नंबर पे संपर्क कर दीजिए, मात्र 200 रुपये में सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे।